हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। आज का वीडियो सी सेक्शन वालों के लिए है। जिनका भी सी सेक्शन हो जाता है तो उनकी पोस्टपार्टम केयर के लिए मैं आपके साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूं जो कि बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी रिकवरी काफ़ी फास्ट हो जाएगी और आपका पोस्टपार्टम एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड हैप्पी हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होने वाली है या फिर आप सी सेक्शन डिलीवरी से गुजर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट मच अडू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो है सी सेक्शन होने के बाद हॉस्पिटल से ही अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि हॉस्पिटल से ही ऐसा लगने लगता है कि यार हमारी तो सी सेक्शन हुई है। एक तो इतना ज़्यादा हश है हमारे एकदम आसपास कि सी सेक्शन हुई है तो बस सब चौपट हो चुका है। ऐसा ही मतलब मैंने तो ऐसा ही महसूस किया था सबके एक्सपीरियंस सुनकर। तो बहुत ज़्यादा एक टेंशन का माहौल रहता है, इमोशंस जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि यार सी सेक्शन हुआ है तो अब कैसे रिकवरी होगी, हमारा कब हम एकदम नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे, हमारा पेट निकल जाएगा, ये हो जाएगा, दर्द होने लगेगा, बैक पेन होने लगेगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो दिमाग में चलने लग जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों से एकदम सबसाइड हो जाना है। ये इमोशंस बिल्कुल भी किसी काम के नहीं होंगे, उल्टा आपको नेगेटिव बनाएंगे। तो आपको इस तरीके के इमोशन से या फिर किसी भी तरीके का ओवरवेलमिंग इमोशन अगर आपका है कि यार अब मैं कैसे करूँगी, मैं पेरेंट बन गई हूँ, मैं मॉम बन गई हूँ, ये सारी चीज़ें जो है इनको आपको एकदम साइड रखना है और कॉन्फिडेंट रहना है कि बिल्कुल सब कुछ आराम से हो जाएगा और जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। मैंने तो ऐसा ही एक्सपीरियंस किया, मैं ऐसा ही मानती हूँ। आज भी मैं इससे कोई पूछता है तो मैं इसको ये बोलती हूँ यार मुझे लगता है जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और सब अच्छा ही होता है। हमें पता नहीं होता है, सब चीज़ें अच्छी होती हैं। तो अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखना है और प्लान करना है कि यार मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। अच्छे से आपको पॉजिटिव वे में एंड हैप्पी वे में उस चीज़ को प्लान करना है कि अब मुझे अपनी केयर करनी है, अपनी बेबी की केयर करनी है। अब क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है तो मुझे अपनी ज़्यादा केयर करनी है, मुझे किससे हेल्प मांगनी है, किससे क्या करवाना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप प्लान कीजिए। अपने बेबी के लिए कुछ प्लान कीजिए और अपने अंदर पॉजिटिव इमोशंस को क्रिएट कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज कब करना है, कैसे करना है, हम अपना वेट लूज़ कब कर पाएंगे और हम अपना पेट कब कम कर पाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो डे 1 से ही आने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों में इस चीज़ का रहता है कि बस हम जो है एकदम फिट हो जाए जल्दी से जल्दी। तो यार जल्दी से जल्दी तो नहीं होगा। 9 महीने आपने कोई चीज़ क्रिएट की है, जो भी स्ट्रक्चर आपने अचीव किया है वो 9 महीने में हुआ है। तो एटलीस्ट आप थोड़ा टाइम तो दीजिए, एटलीस्ट 1-2 महीने तो दीजिए अपने आप को नॉर्मल आने में। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बट कई बार क्या होता है कि हम एक्सरसाइज नहीं करना सुन के ये सोचते हैं कि बस अब तो बिल्कुल उठना नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि सी सेक्शन में आपकी रिकवरी उतनी ही फास्ट होगी जितना आपकी बॉडी में आप मूवमेंट देंगे। ओवर या एक्सर्शन की मैं बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, बट नॉर्मल डे 1 से जैसे ही आपकी बॉडी जो है वो एकदम कॉन्शियस में आ जाती है, एनेस्थीसिया का असर एकदम खत्म हो जाता है, तो डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा वॉक कीजिए। और ये किसी भी सर्जरी की बात है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी सेक्शन में, कोई भी आपकी सर्जरी होती है तो आप जितना वॉक वगैरह करते हैं, अपनी बॉडी में मूवमेंट लाते हैं, उतनी ही जल्दी आपकी रिकवरी हो जाती है। ये मैं अपने मेरी मम्मी की सर्जरी हुई थी तब मैं उनके पास ही थी, मैंने वहाँ से ये चीज़ नोटिस की। डॉक्टर ने तभी बताया था कि आप जितना मूव करोगे, आप वॉक वगैरह करने लग जाओगे, आपको हम यहाँ से छुट्टी दे देंगे हॉस्पिटल से। तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी और ये चीज़ मेरे दिमाग में थी। तो जब मेरी सर्जरी हुई तो मुझे किसी को बोलने की ज़रूरत या किसी को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं खुद ही अपने अंदर से इतनी एक्साइटेड थी कि भाई मुझे तो वॉक करना है। और ट्रस्ट में गाइज इतना पेनफुल था वो मेरे लिए वॉक करना। स्टिचेस स्टार्टिंग का जो मतलब अभी 1-2 दिन ही हुए होते हैं तब तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सिंपल सा मतलब आप अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं कि आपको एक स्टिच लगे तो आपको दर्द होता है, लेकिन वो दर्द मैंने सहा क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हम कर सकते हैं। और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा ही शरीर है, हमें ही वो चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए कोई आपको फोर्स करे या ना करे, आप खुद को फोर्स कीजिए, खुद में ही आप मोटिवेट रहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी है। अगर आप फिट हैं तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आप फिट नहीं है तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। किसी और का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसीलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते रहिए कि भाई मुझे शाम से वॉक करना स्टार्ट करना है। चाहे भले ही फिर आप 10 स्टेप्स ही करो और उसके बाद आपसे बेयर नहीं हो रहा तो आप बैठ जाओ, थोड़ा रेस्ट लो, फिर बाद में 1-2 घंटे के बाद फिर 10 स्टेप्स लो। ऐसे कर करके जब आप मूव करोगे तो आपकी बॉडी जो है ना वो प्रॉपर फंक्शन करने लग जाएगी, आपका सब कुछ धीरे धीरे सिस्टमेटिक होने लग जाएगा और आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। तो इसलिए मेक श्योर कि आप मतलब जैसे ही आप वहाँ से हॉस्पिटल में जैसे ही आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं तब से लेकर के 40-45 डेज तक रेगुलर बेसिस पे माइल्ड वॉक, घर
के अंदर ही, अगर बाहर नहीं जा सकते हो तो घर के अंदर ही आप वॉक करते रहो। और हाँ, स्टिचेस हैं आपके तो बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना एटलीस्ट शुरू के 15-20 दिन तक तो बिल्कुल ही आप अवॉइड करो। लेकिन अगर जैसे आपका घर मेरे घर के जैसे है कि भाई मेरा घर टॉप फ्लोर पे है तो मुझे चढ़ के जाना ही है, तो सिर्फ जो मेडिकल मेरी नीड थी उसकी वजह से मेरे को जाना पड़ता था तो मैं जाती थी, अदरवाइज़ घर के अंदर ही मैंने करीब 1-1.5 महीना तो पूरा घर के अंदर ही निकाला था। तो आप भी उस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके स्टिचेस पे कहीं कोई जोर ना पड़े, और जब भी आप उतरते भी हो तो एकदम धीरे और हाथ रख करके वहाँ पर, और इस तरीके से आपको अपना ख्याल रखना है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है इन्फेक्शन का। आपको वॉच रखना है, आपको नोटिस करते रहना है कि कहीं आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जा रहा है, क्योंकि ऐसा कई बार ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि लोगों को पता नहीं चलता है और स्टिचेस जो हैं वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है, और आपने टाइम से अगर ध्यान दे दिया तो चीज़ें बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपने ध्यान ही नहीं दिया और वहाँ पर, क्योंकि स्टिचेस जो है वो एकदम सामने तो होते नहीं है कि आप चाहो या ना चाहो आपको दिखे, वो तो नीचे रहते हैं, तो आपको नोटिस करते रहना है, वहाँ पर हाइजीन मेंटेन करना है और ध्यान देते रहना है कि एक्स्ट्रा कहीं कोई रेडनेस या इचिंग बहुत ज़्यादा या किसी तरीके का कोई कट, ब्लड, इस तरीके का कुछ भी वहाँ पर हो रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को वहाँ पर रिपोर्ट कीजिए और वो आपको आगे का देखेंगे। हालांकि डॉक्टर्स आपको सारी चीज़ें बताते हैं और टाइम टू टाइम आपका चेक भी कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको रखनी है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गीला ना हो, और जो इंस्ट्रक्शंस हॉस्पिटल से दिए जाते हैं आप उनको ध्यान में रखिए। शुरू में कुछ टाइम तक आप ड्राई वॉश ही कीजिए जब तक कि आपके स्टिचेस पूरे हील नहीं हो जाते हैं, आई थिंक 1 वीक जैसा लगता है, और उसके बाद डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप वॉश नहा भी सकते हैं। तो नहाते टाइम भी आपको ध्यान ऐसा रखना है कि एकदम बहुत ज़्यादा वहाँ पर पानी ना जाए, और आप मतलब अलग अलग एरिया में थोड़ा हल्के हल्के में ही शावर लीजिए, एकदम ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे से नहाना धोना स्टार्ट मत कर दीजिए, क्योंकि आपके स्टिचेस जो है वो शुरू में बहुत ही क्रिटिकल रहते हैं और उनको आपको प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। और अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, कोई भी अब नॉर्मल चीज़ आप वहाँ पर नोटिस करते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को ज़रूर से बताइए ताकि आपका टाइम से चीज़ें प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। एंड उसके अलावा पेन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं अपनी अगर बोलूँ बात तो मुझे पेन किलर्स या कोई भी मेडिकेशन लेने में बड़ा कष्ट होता है, एकदम ही मैं अवॉइड करना चाहती हूँ। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत जब सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो पेन बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड द स्टिचेस, बैक में, सब जगह बहुत ज़्यादा पेन होता है, कुछ टाइम तक मतलब रहता है ये। तो ये और डिपेंड भी करता है, सबका अलग अलग है, बट जैसे मुझे था तो मैं दवाई नहीं ले रही थी, मैंने सोचा अरे यार पेन किलर क्या लेना। लेकिन फिर जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने मुझे ये बात समझाई कि ये जो है आपको पेन मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप पेन किलर्स नहीं खाएंगे, आपको दर्द होता ही रहेगा तो आपकी रिकवरी बहुत स्लो हो जाएगी। इसलिए अपनी रिकवरी को फास्ट करने के लिए आपकी बॉडी का पेनलेस रहना बहुत ज़रूरी है, मतलब पेन जो है वो मैनेज हो सके। तो जो भी मेडिकेशंस आपको दी जाती हैं वो आपको जीवन भर नहीं खानी है, लेकिन हाँ एक लंबे टाइम तक आपको जो बोला जाता है आप खाइए, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। उस टाइम पर आपकी बॉडी को पेन ना हो, यही आपके लिए अच्छा होता है। तो मेरे को बड़ा प्रॉब्लम होता था, बट फिर जब मुझे डॉक्टर ने समझाया तो मैं फिर रेगुलर टाइम पर जो मुझे पेन किलर्स दी हुई थी वो मैं खाती थी। कभी कभी एक आधा मिस भी कर देती थी और जैसे फिर दर्द होने लगता था तो वापस स्टार्ट कर लेती थी, बट धीरे धीरे करके मैंने कम किया था। और पेन किलर्स खाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप अपने मेडिकेशंस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। जो भी आपको पेन किलर मिलता है साथ में जो भी फोलिक एसिड और बहुत सारे विटामिन, कैल्शियम वगैरह जो दिए जाते हैं वो भी आप टाइम टू टाइम ज़रूर इंक्लूड कीजिए। एंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कॉन्स्टिपेशन। सर्जरी के बाद में या डिलीवरी के बाद में कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे लोगों को हो जाता है। थोड़ा बहुत जो आपका कॉन्स्टिपेशन होता है वो चल जाता है, वो आप डील कर लेते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो है वो आपके जो इंसिजन एरिया है वहाँ पर प्रेशर देता है और उससे आपके जो स्टिचेस हैं उनको हार्म पहुँच सकता है। आपका इंसिजन एरिया जो है वो वहाँ पर किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशन आपको आ सकती है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन तो बिल्कुल दूर रहना बहुत 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 ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन आता है, मतलब आने के चांसेस रहते हैं, बट आपको उसको बिल्कुल आने नहीं देना है। उसके लिए आपको खूब सारा पानी पीते रहना है, मतलब पानी तो आपको अपने पास रख ही लेना है। जहाँ पे भी आप बैठते हो वहाँ पर एक बड़ा सा कंटेनर पानी का रखिए ताकि आपका पानी आलस में या किन्हीं भी कारणों से मिस ना हो। आप एक्स्ट्रा पानी पीते ही रहिए, उससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड उसके अलावा फाइबर रिच चीज़ें जो होती हैं, जो आप फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर खाते रहिए। और भी अपने अगर मतलब ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको हो जाता है कॉन्स्टिपेशन तो अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ ना करते हुए डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। अगर आपकी डाइट अच्छी है और अगर आप वॉक वगैरह अच्छे से कर रहे हो तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। थोड़ा बहुत होगा भी तो वो चीज़ें डील हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने ढंग से खाना नहीं खा रहे हो या फिर पानी नहीं पी रहे हो या फिर एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के काफ़ी चांसेस हैं। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, टेक प्रॉपर रेस्ट।
रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी तरीके की रिकवरी के लिए। फिर ये सी सेक्शन वाली रिकवरी तो थोड़ी ज़्यादा ही मतलब स्पेशल होती है, तो इसके लिए आपको स्पेशल एफर्ट्स करने होते हैं, अपने आप को रेस्ट देना होता है। और आयरनी ये है कि आपको रेस्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और आपको रेस्ट उतना ही मुश्किल से मिल पाता है, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो 2-3 घंटे पे हमेशा आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपको डिस्टर्ब करता ही रहता है। तो ऐसे में रोल आता है आपके फैमिली मेम्बर्स का। आप लोगों की हेल्प लेने में बिल्कुल भी मत हिचकिए, एकदम फ्रैंक होकर अपने पार्टनर की या फिर आपके घर में और जो मेंबर्स हैं उनसे ये बात कहिए कि भाई मुझे रेस्ट चाहिए, तो आप थोड़ा बच्चों को टेक केयर कीजिए। और सब लोग करते हैं, मोस्टली केसेस में सब लोग आपकी हेल्प करते हैं। बस आप अगर अपनी हेल्प करना चाहोगे तो लोग आपका सपोर्ट कर देते हैं, अगर आप ही हेल्प नहीं करना चाहोगे तो फिर कोई नहीं आपकी हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए अपने लिए आप खुद मैनेज कीजिए कि आप कब सोएंगे, कैसे सोएंगे। मोस्टली ऐसा कहते हैं कि बच्चा जब सो जाए तो आप भी साथ में सो जाइए, बट ये आपका अपना कॉल है। आपको बस एनी हाउ 6-8 घंटे की नींद तो प्रॉपर साउंड स्लीप जो है वो निकालनी है। अब आप फ़ोन वगैरह चलाने लग जाओ या फिर इधर उधर टाइम वेस्ट करने लग जाओ, तो वो जो शुरू का 40 डेज़ का टाइम रहता है ना, वो बड़ा ही डिफिकल्ट सा रहता है। तो उसमें टाइम वेस्ट कम करने के बजाय टाइम यूटिलाइज करना शुरू कीजिए और रेस्ट के लिए आप अपने आप को मैनेज कीजिए कि कैसे भी करके आपका रेस्ट हो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो आता है वो है ब्रेस्ट पंप्स का। आप चाहो तो ब्रेस्ट पंप से अपना जो मिल्क है वो चाहो तो मॉर्निंग में इकट्ठा करके स्टोर कर सकते हो, या फिर अगर आप नींद लेने वाले हो तो आगे 2-4 घंटे के लिए या 2-3 फीड के लिए स्टोर करके रख सकते हो, ताकि आपके बच्चे को जब ज़रूरत हो तो उसको फीड दे दी जाए। बच्चे को सिर्फ फीड से मतलब होगा उस टाइम पर, तो उसको फीड दे दी जाएगी और आप आराम से अपनी नींद जो है वो प्रॉपरली ले पाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें, जो टूल्स और जो इतनी सारी चीज़ें आजकल आई हैं, हम जब थोड़ा सा मॉडर्न टाइम में हम आ चुके हैं, हमारे पास सुविधाएँ हैं, तो हम उसका सुविधाओं का फ़ायदा उठाएँ और इस तरीके से आप मतलब अपना अरेंजमेंट कर सकते हो ताकि आपकी प्रॉपर स्लीप हो। अगर आपकी प्रॉपर स्लीप होगी तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी प्रॉपर्ली वर्क करेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम से कम होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपको मतलब अपनी डाइट पे, अपनी मसाज पे, इस पे आपको फोकस करना है कि आपकी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और जो उस टाइम की रिक्वायरमेंट हो वो होनी चाहिए। डाइट पे मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया हुआ है, पिछला वीडियो मेरे शायद इसी पे था, तो मैं लिंक आपको दे दूँगी कि आपको कब कब क्या क्या खाना है, वो मैंने आपको बताया है। तो वो पे उस पर आप ज़रूर फोकस कीजिए। आप अपनी डाइट को बहुत अच्छा बनाइए। जितनी अच्छी चीज़ें आप खा लेंगे इन 40 डेज़ में, ट्रस्ट में आपको आगे का आने वाला जो पूरा साल होगा वो इतना अच्छा जाएगा। आपकी हेल्थ और आपकी रिकवरी, आपकी फिटनेस सब बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका वेट लूज़ भी होगा, आपको बेबी के लिए जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी अच्छे से होगा और आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी, अगर आपने उस डाइट पे जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ों को ढंग से फॉलो किया तो इसलिए अपनी डाइट पे एंड आप मसाज वगैरह भी आप करवा सकते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपनी बात बोलूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा मसाज नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरे पास चीज़ें उतनी अवेलेबल नहीं थी, बट अगर आप करा सकते हैं तो आप ज़रूर कराइए, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी पूरी रिकवरी में। तो मसाज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट मेरा शुरू में ही आई थिंक 8-10 दिन हुआ था, उसके बाद फिर मैंने 40 डेज़ तक तो नहीं करा पाई थी मैं। लेकिन आपको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी एक अच्छा ऑर्गेनिक ऑयल लीजिए और उससे अपनी बॉडी में मसाज करवा लीजिए। अपने बालों में चम्पी करा लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा कोई नहीं कर सकता तो हाथ पे, पैरों पे और सर पे हेयर ऑयलिंग, ये इतना ही करा लीजिए, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो यही थे मेरे कुछ टिप्स जो आपको मतलब हेल्प करेंगे आपकी पोस्टपार्टम रिकवरी के लिए, स्पेशली फॉर सी सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई एडवाइस हो जो आप देना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ उसी तरीके की यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।